हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो के बारे में। तो अभी तक के वीडियो की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने सीखा है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। और अब हम लोग जानने वाले हैं कि इससे रिलेटेड जितने सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, जिस भी टाइप्स के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी तरह के न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी करके रखा हुआ है और आज के एग्जाम्पल नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें और आगे किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, वो सभी तरह के न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इफ 2/3 ऑफ टोटल टाइम मूविंग विथ स्पीड v1 and finally with speed v2 then find average speed of particle। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए, अगर पिछले क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पे हम लोगों ने बात किया था कि जब टोटल डिस्टेंस का कुछ पार्ट v1 से चला था, कुछ पार्ट v2 से चला था, कुछ पार्ट v3 से चला था। तो पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस से कंपेयर करके क्वेश्चन को सोल्व किया था। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है वो दे रखा है 2/3 किसका है? टोटल टाइम का है ना। और जबकि पिछले एग्जाम्पल जो हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 और 1 किया था उसमें टोटल डिस्टेंस का हाफ या टोटल डिस्टेंस का 1/3 ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था v1 v2 इस तरह से वेलोसिटी से। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है कि पार्टिकल जो भी टाइम ले रहा है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट जाने में, उस टाइम का 2/3 पार्ट वो v1 स्पीड से चल रहा है और उसके बाद जो भी टाइम बचता है उस टाइम में वो v2 स्पीड से चल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्रामेटिकल व्यू दे देते हैं ताकि मुझे क्लियर दिखे कि किस पार्ट में कितने स्पीड से चल रहा है, कितना टाइम ले रहा है या कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं आखिर डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे। तो हमने माना कि कोई पार्टिकल है जो कि इस पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है और यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो टाइम से रिलेटेड पता है। तो चलिए हम जिस तरह से पिछले एग्जांपल में जब इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस से रिलेटेड पता था तो हम टोटल डिस्टेंस एज्यूम कर लेते थे। यहाँ टाइम से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन पता है तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि पार्टिकल है जो कि ए टू बी जा रहा है और ए टू बी जाने में जो भी टोटल टाइम ले रहा है वो क्या ये स्मॉल टी इस तरह से ले रहा है। ये चीज समझ में आया? अब हमने ये ज्यूम किया है कि स्मॉल टी ए टू बी जाने में पार्टिकल को लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए इसमें हम यूज करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। तो क्वेश्चन में जैसा कि बोल रखा है 2/3 ऑफ टोटल टाइम मूविंग विथ स्पीड v1। यहाँ तक क्लियर है? तो हम इसमें क्या करते हैं 2/3 हम बोल देते हैं। यहाँ कोई पॉइंट है जहाँ इसको सी नाम दे देते हैं और इसको हम ए टू सी एज्यूम करते हैं। जो भी टाइम ए टू बी में लग रहा है उसका 2/3 टाइम लग रहा है। यानी 2/3 का मतलब कितना हुआ, 2/3 इंटू टी टाइम। जो भी ए टू बी में टाइम लग रहा था उसका 2/3 लग रहा है इतना में जाने में। क्लियर है? तो यहाँ लगा 2/3 टी टाइम लग रहा है और इतने टाइम तक कितने स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए v1 स्पीड से। तो हमने इस वाले सेक्शन में लिखा v1 स्पीड से। आप इस तरह से बना के और जितने भी सेक्शन बन रहे उसको डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? तो ए टू सी में पार्टिकल कितना टाइम लिया, 2/3 टाइम्स टोटल टाइम का जो भी ए टू बी में लग रहा था उसका। क्लियर है? और इस वाले सेक्शन में कितने स्पीड से ट्रेवल किया है, v1 से। यहां तक क्लियर है? उसके बाद जरा ध्यान से देखिए यहां पे लिखा हुआ है फाइनली विथ स्पीड v2। फाइनली विथ स्पीड v2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 2/3 टाइम तो ले चुका है, उसके बाद जो भी अब टाइम बचा होगा उस टाइम में v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ 2/3 टाइम ले चुका है तो टोटल टाइम कितना था t। तो आप t में से 2/3 और t माइनस करिएगा तो यहाँ से कितना बच जाएगा, t/3। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इस दोनों टाइम को ऐड करिए तो टी के ही इक्वल आ जाएगा और आना भी चाहिए। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो भी टाइम यानी t/3 बचा इसमें कितने स्पीड से चला है, v2 से। अभी तक हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है इस टी को छोड़ करके। जो भी हमने पहले क्या किया, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा था वो टाइम से रिलेटेड दे रखा था कि टाइम टोटल टाइम का 2/3 चल रहा है v1 से और बाकी टाइम में चल रहा है v2 से। वहां से मुझे पता चला कि मुझे टोटल टाइम तो एज्यूम करना पड़ेगा, तो मैंने टोटल टाइम टी एज्यूम कर लिया ए टू बी में जो भी टोटल टाइम ले रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दे रखा था उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? अब चलिए हम बात करते हैं इसके मेन पार्ट पे, एवरेज स्पीड पे। क्योंकि हमें जो कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड ही तो कैलकुलेट करना है। और अगर आपको याद हो एवरेज स्पीड हो या फिर एवरेज वेलोसिटी, जैसे ही सुनाई देता है सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, उसका फॉर्मूला।
तो यहाँ पे क्या आया, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब भी आपको एवरेज इस तरह से दिखता है तो एवरेज को चलिए हम इस तरह से कुछ लिखते हैं, तो एवरेज स्पीड हम इस तरह से लिखते हैं, और सबसे पहले इसका हम बिना कुछ सोचे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि जैसे ही हम फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद अपने आप आगे की रास्ता क्लियर होने लग जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें किसी को डाउट है? और देखिए अगर डाउट है भैया तो उसको जाके रिवाइज करिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा, और एवरेज स्पीड जो होता है वो फॉर्मूला बेस्ड ही आंसर आता है, तो जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक आप आगे कैसे सोचिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। वहीं अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता था। क्लियर है? तो अब चलिए, अगर मुझे एवरेज स्पीड चाहिए तो मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस और फिर टोटल टाइम। अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो एक तरह से मैंने ये कैलकुलेट कर चुका है, मैंने एज्यूम किया था ना टी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये पता चल चुका है ना, टोटल टाइम जो लग रहा है पार्टिकल को ए टू बी जाने में वो कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम। तो ये तो चलिए मुझे पता चल चुका है। अब मुझे कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस। तो अब बताइए टोटल डिस्टेंस ए टू बी में कितना होगा, तो ए टू सी में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो, और सी से बी में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा पार्टिकल, दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ए टू बी में। क्लियर है या नहीं? तो चलिए मैं एज्यूम करता हूं ए टू सी में जो भी पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो x1 कर रहा है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? और जो भी सी से बी में ट्रेवल कर रहा है वो x2 कर रहा है। इस तरह से मैंने एज्यूम कर लिया। अब x1 x2 मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर आपको याद हो, अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए v वेलोसिटी से चल रहा है t टाइम तक, तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था 9th 10th में आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा, जो स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, टोटल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते थे उसको बोलते थे स्पीड इंटू टाइम। क्लियर है? थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां देखिए इस वाले सेक्शन में यानी ए टू सी में पार्टिकल का स्पीड कितना है, v1, टाइम कितना ले रहा है, 2/3 इंटू टी। तो यहां आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो क्या ए टू सी में आप डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भैया, क्या दिक्कत है इसमें। तो x1 जो डिस्टेंस है ए टू सी में वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी v1 इंटू जो टाइम लग रहा है 2/3 इंटू टी। यही लगेगा या नहीं? चलिए मैं इसको कुछ अच्छा सा लिख देता हूं कि x1 जो होगा वो 2v1/3 इंटू टी। क्लियर है? तो ए टू सी में जो डिस्टेंस आया वो आया 2v1/3 इंटू टी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही मैं x2 भी कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि सी से बी में मुझे टाइम पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं, स्पीड इंटू टाइम करके। क्लियर है? तो चलिए फटाफट हम लगे हाथ इसको भी, x2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि स्पीड इंटू टाइम कितना ले रहा है, t/3। यानी यहां से मैं अगर बात करूं कि x2 जो आएगा वो आ जाएगा v2/3 इंटू टी। क्लियर है यहां तक? अब अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना था, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2, जो कि ए टू बी के डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो चलिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें अगर मैं टोटल डिस्टेंस की जगह रखूंगा तो क्या रखूंगा, x1 प्लस x2। तो यानी x1 प्लस x2, चलिए मैं लिख ही देता हूं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया था हमने ए टू बी में, t टाइम लिया था ना, तो यहां पे हमने क्या किया, t किया। यहां तक ध्यान से देखिए, किसी को कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए डाउट, है ना, क्योंकि ये तो आसान चीजें हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीका से समझा है, तो उसमें तो डाउट होगा ही नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैं x1 x2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो x1 देखिए कितना लिखा हुआ है, 2v1/3 इंटू टी, प्लस x2 की अगर मैं बात करूँ तो v2/3 इंटू टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना हो गया, t। क्लियर है? अब जरा इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए ऊपर से दिख रहा है ना, t कॉमन आ सकता है, तो बिल्कुल t यानी t क्या, t/3 भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो मैं t/3 को कॉमन ले लेता हूं ऊपर से, तो t/3 कॉमन आ गया और उसके अंदर क्या बचा, 2v1 प्लस v2। यहां तक क्लियर है? और डिवाइडेड बाई आ जाएगा t। अब जरा ध्यान दीजिए, इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है? अब देखिए हमने t लिया था और बाद में कैंसिल हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो हमने जो लिया था वो इक्वेशन में आना भी नहीं चाहिए और आ भी नहीं रहा, कैंसिल हो गया। तो चलिए अब इसको जरा सोल्व करते हैं। इसको जैसे आप सोल्व करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2v1 प्लस v2 और ये 3 नीचे आ जाएगा ना, तो डिवाइडेड बाई 3, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एवरेज स्पीड के इक्वल, जो कि मुझे कैलकुलेट भी करना था। ये क्लियर है? अब देखिए इसको मैं नहीं बोलूंगा याद करने के लिए, इससे पिछले वीडियो में 2 एग्जांपल जो हम लोगों ने किया था वो कुछ स्टैंडर्ड केस थे।
तो आपने उस वीडियो को अगर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बोला था कि अगर आप उस दोनों एग्जाम्पल के रिजल्ट को याद रख लेते हैं तो आपको हो सकता है एग्जाम में अगर पूछा जाए तो टाइम बच जाएगा। लेकिन यहाँ कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं था, आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस से कंपेयर करके सीखा था, यहाँ बस डिस्टेंस की जगह टाइम दिया हुआ था तो हमने टाइम को रिलेट करके यहाँ पे चीज़ों को कैलकुलेट किया है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसको अच्छे से एक बार देखिए और देखिए यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब तक आप खुद से इसको नहीं करेंगे तब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्लियर है? तो आप सबसे पहले इसको क्या करें, जब भी आप पढ़े तो यहाँ पे तो समझ ले अच्छे से, उसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद हर एक क्वेश्चन को खुद से आप लगाएं, एक बार नहीं, उसको 2 बार 3 बार 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 उसको सोल्व करें, तभी आपके अंदर से वो फीलिंग्स आएगा जो फिजिक्स में एक्चुअली रिक्वायरमेंट भी होती है, ठीक है ना। तो आप बार बार इसको सोल्व करें। तो चलिए आप इसको सबसे पहले तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं और यहाँ पे और भी ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल है जो कि कैसे पाथ पे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मूव कर रहा है विथ जिसका रेडियस कितना है 5 मीटर। क्लियर है? यानी एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आपको 5 मीटर दे रखा है, जिस पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है कितने स्पीड पे, विथ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? यानी क्वेश्चन में जो दे रखा है एक पार्टिकल है जो कि 5 मीटर रेडियस के सर्कल में पाई मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये पाई जो है वही पाई है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। क्लियर है? तो ये कांस्टेंट है, ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी दे रखी है जो कि ए टू बी कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो इतना हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर पूछा गया है देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ जरा ध्यान से पढ़िएगा, एवरेज स्पीड नहीं, इस बार एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, यानी पहला में पूछा गया है कि जब पार्टिकल ए टू बी जाएगा तब ए टू बी में पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने सारे एग्जांपल्स किए थे वो सारे जगह हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, एवरेज स्पीड, जहां पे हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाया था। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है, एवरेज वेलोसिटी। और अगर आपको याद हो हम हर बार क्या बोलते हैं, जैसे ही एवरेज सुनाई देगा सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। यानी एवरेज स्पीड का था तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी। और जैसे ही एवरेज टर्म मुझे सुनाई दिया सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आएगा, फॉर्मूला, जो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। क्लियर है? यानी मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए, जो भी 2 पॉइंट गिवन है उस दोनों पॉइंट के बीच का। क्लियर है या नहीं है? तो देखिए सबसे पहले इसमें जो हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, वो पॉइंट ए टू बी में कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पार्टिकल ए टू मूव करते हुए इस तरह से बी पॉइंट पे जाएगा, तब बताओ जब पार्टिकल ए टू बी पहुंच जाएगा तब उस पार्टिकल का जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ये हमें बतानी है। तो मैं अगर सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप का ही सॉल्यूशन देखूं कि इसको किस तरह से सोचा जाएगा, देखो अगर आप पहला आप समझ लेते हैं उसके बाद सेकंड और थर्ड आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा इसमें क्या समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी को कुछ इस तरह से दिखाते थे। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ या फिर ऐसे लिखिए या फिर आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं AVG, और इसको चलिए मैं वेलोसिटी लिख देता हूं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। याद है आपको? अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं चलिए सबसे पहले मैं यही करूंगा, इसका फॉर्मूला लिख दूंगा। तो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता था, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया टोटल टाइम। यानी इसका फॉर्मूला मुझे पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए। क्लियर है? तो मुझे क्या इस पे फोकस ना करके इस दोनों पे फोकस करना है। अगर ये दोनों मिल गया ये तो अपने आप ही मिल जाएगा। क्लियर है? तो अब चलिए हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। और हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही देखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के जरूर से देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि वो वाला जो वीडियो था वो इस चैप्टर का बोल सकते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप था, जिसको क्लियर करना तो एकदम मस्ट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूज बहुत ही ज्यादा होने वाला है आगे भी।
इसलिए उस डिस्प्लेसमेंट में तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से याद रखने हैं, डिस्प्लेसमेंट पे हमें किस तरह से कैलकुलेशन करना होता है, जिसको हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीका से वहां पे सीखा था। तो आप जाके उसको जरूर से क्लियर करें। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं सीखा है तो जरूर से सीख ले, वरना अभी दिक्कत हो या ना हो, अभी तो मैं अच्छे से समझा दूंगा, आगे चलकर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होने लग जाए, तो आप उसको पहले क्लियर कर ले। तो चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पे मुझे पॉइंट पता है किसके बीच में पता करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल ए टू बी जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, पार्टिकल जब ए टू बी जाएगा तो यानी इनिशियल पॉइंट क्या हो गया ए और फाइनल पॉइंट हो गया बी। मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को बीच में क्यों लाया? क्योंकि मुझे पता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यानी मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं इनिशियल पॉइंट देखूंगा, फाइनल पॉइंट देखूंगा और दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा। दोनों को मिलाने पे जो भी लाइन बनेगी उसी लाइन का लेंथ जो होगा वो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो जरा ध्यान दीजिए, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था, पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है तो बाद में बी पे पहुंचा होगा, यानी इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी हो गया। समझ में आया? ए और बी पॉइंट के बीच में। तो अब देखिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, ए पे ऐसे पेन रखूंगा और बी पॉइंट से सीधे मिला दूंगा। यानी इनिशियल को फाइनल से आप सीधे मिला दीजिए। ये मिलाने के बाद जो भी लाइन बनी है, इस लाइन का जो भी लेंथ होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, जो कि यही होगी। तो एक्चुअली मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं एक 90 डिग्री होगा या नहीं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो ये रेडियस के ही इक्वल होगा, जो कि 5 मीटर दे रखा है। अब बताइए, अगर मैं यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की बात करूँ तो ये भी इसके रेडियस के ही इक्वल होगा, जो कि 5 मीटर के इक्वल होगा। कैसे होगा रेडियस के इक्वल? तो सेंटर से अगर सर्कमफेरेंस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, रेडियस ही तो बनता है। तो ये दोनों 5 मीटर हो गए। तो अब बताइए, मैं सीधा इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना एक तरह से, इसको मैं अगर सेंटर ओ बोल दूं तो ओ ए और बी, या फिर ए ओ और बी जो होगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जिसमें एक बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है और आपको हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। और वहां पे हम लोगों ने जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोगों ने ढेर सारा एग्जांपल्स किया था, और वहां पे भी देखा था कि जब सिंपल तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है तो जब भी हम लोगों ने बनाया था राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है जिसका हाइपोटेनस डिस्प्लेसमेंट आता था। समझ में आया? तो यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका हाइपोटेनस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा ए और बी पॉइंट के बीच का। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, अब अगर परपेंडिकुलर बेस पता है तो हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी अगर मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये डी होगा, और ये डी किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर है? और 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? चलिए मैं इधर कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आपको लग रहा हो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सबसे पहले वो, ये तो पता चल गया ना कि ए टू बी में जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको मैं डी ए टू बी बोल देता हूँ, जो कि डी ए टू बी हमने लिया है। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूंगा डी ए टू बी, यानी डिस्प्लेसमेंट ए टू बी में, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5√2, यानी ये हो गया 5√2 मीटर। ये तो समझ ही चुके होंगे कैसे आ गया। ठीक है, अब देखिए मुझे ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट पता चल चुका है। अब मुझे क्या पता चलना जरूरी है, टाइम, क्योंकि मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट तो चलो कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे अगर टाइम मिल जाए तो काम बन जाए। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो यही है, टाइम को कैलकुलेट करना। अब कैसे करेंगे इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये समझ ले गए तो आप ये क्वेश्चन आराम से कभी भी सोए हुए में भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो देखिए जरा ध्यान से, मैं टाइम कैसे कैलकुलेट करूंगा। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन के सेंटेंस पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेंटेंस में जो भी यहाँ कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, अब बताइए पार्टिकल एक्चुअली ट्रेवल किस पाथ पे कर रहा है। तो पार्टिकल इस तरह से कुछ इस सर्कल पे ट्रेवल कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। कितने स्पीड से? पाई मीटर पर सेकंड से। तो मैं बोल सकता हूं कि पाई मीटर पर सेकंड से पार्टिकल ए टू बी में इस वाले पाथ के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्लियर हुआ? यानी पार्टिकल यहां से यहां जाने में इस पाथ के लॉन्ग जो भी टाइम लिया होगा वही टाइम हो जाएगा टोटल टाइम ए टू बी में। तो देखिए यहां से मुझे इसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्पीड पता है, अगर मैं ए टू बी में डिस्टेंस पता कर लूं और डिस्टेंस में मैं क्या करूंगा, स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है यहां तक? तो आप और देखिए यहाँ पे पता चला मुझे टाइम होता है स्पीड अपॉन
टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे स्पीड तो पता है पाई मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ का लेंथ होता है एक्चुअल में जिस पाथ पे पार्टिकल ट्रेवल करता है। क्लियर है? तो यहाँ देखिए एक्चुअल में पार्टिकल किस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, इस वाले कर्व पाथ पे ना ट्रेवल कर रहा है ना। तो सबसे पहले आपको इस वाले कर्व पाथ का यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है? तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो चलिए इसको मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कोई इस तरह से सर्कल है, इस सर्कल को आप क्या करिए 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे भी एक तरह से 4 पार्ट में डिवाइड है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, कोई सर्कल का जो कंप्लीट पेरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, तो मैं बात करता हूं उसका भैया 2 पाई आर के इक्वल होता है, ये तो पता होगा। अब बताइए इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो यहां से लेके यहां तक जो भी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 होगा या नहीं। जिसको कट करेंगे तो पाई आर बाई 2 आ जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। यहां तक समझ में आया? तो देखिए यहां पे कंप्लीट था 2 पाई आर और इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसको मैंने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये एक सेक्शन यहां से लेके यहां तक का लेंथ आ जाएगा। क्लियर है? और यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होगा वही तो यहां का ए टू बी में डिस्टेंस होगा। क्लियर है या नहीं है? तो मैं सीधा यहां से लिखूंगा डिस्टेंस, यानी टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इस टाइम को ले लेता हूं टी ए बी, यानी टी बी का मतलब ए टू बी में जो भी टाइम लगा है। तो चलिए मैं सीधा कैलकुलेट करता हूं टी ए बी से। अगर मैं टाइम ए बी कैलकुलेट करूं तो क्या लिखूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई स्पीड जो भी है पार्टिकल का। यहां तक क्लियर है? तो ये बताइए ए टू बी में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो यहां से कैंसिल करिए इसको, यहीं से आपको पता चलेगा पाई आर बाई 2 है ना, तो यहाँ पे भी पाई आर बाई 2 ही होगा, क्योंकि कंप्लीट सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता है, और यहाँ ए टू बी में इसका 1/4 है, तो हमने इसका 1/4 कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पाई आर बाई 2 बन गया। क्लियर है? तो मुझे ए टू बी में डिस्टेंस पता चल चुका है, कितना है पाई आर बाई 2। तो यहाँ लिखूंगा मैं पाई आर, आर कितना है यहाँ पे, तो 5 दे रखा है ना, तो पाई आर बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? ये डिस्टेंस हो गया, और स्पीड से हम डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो ये बताइए स्पीड कितना दे रखा है, पाई। अब बताइए ये पाई से ये पाई तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 5/2 सेकेंड, यानी ए टू बी में जो टाइम लगेगा पार्टिकल को वो 5/2 सेकेंड लगेगा। क्लियर है? तो अब देखिए मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट भी पता चल चुका है और टाइम भी पता चल चुका है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट था वो था टाइम का कैलकुलेशन। आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलिए मैं फिर से एक बार इसको अच्छे से समझा देता हूँ। टाइम कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है टाइम क्या होता है, ध्यान करिए क्या होता है टाइम, बचपन में पढ़ा होगा आपने कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी यानी स्पीड जो भी होता है वही टाइम होता है, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्लियर है? तो यहाँ पे स्पीड तो मुझे गिवन था, और इस डिस्टेंस क्या होता है, जिस पाथ से पार्टिकल मूव किया है। तो मुझे पता है ए टू बी जब पार्टिकल गया है तो इस वाले सर्कुलर पाथ से गया है, तो मुझे इस वाले सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसके लिए मुझे पता चला ये तो सर्कल का 1/4 है और कंप्लीट सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो इसका मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ए टू बी में मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो वही मैंने किया यहाँ पे कि 2 पाई आर में, अगर मैंने 2 पाई आर में क्या 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पाई आर बाई 2 बना। तो वही चीज मैंने डिस्टेंस को लिखा है पाई आर बाई 2, तो पाई आर के जगह 5 लिखा, क्योंकि इसका रेडियस कितना है 5 डिवाइड बाई 2, डिवाइड ये हो गया डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई स्पीड किया जो कि पाई के इक्वल दे रखा था, मैंने पाई से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, यहाँ से 5/2 सेकेंड आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए मेरे पास डिस्प्लेसमेंट पता है ए टू बी में और टाइम पता है ए टू बी में, तो मैं एवरेज स्पीड क्या एवरेज वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट कर सकता। तो चलिए मैं एवरेज वेलोसिटी को कुछ ऐसे लिख देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। चलिए मैं इसमें एरो हटा देता हूँ, है ना, डायरेक्शन है, सीधा मैं मैग्नीट्यूड देखने वाला हूँ, और कहाँ से कहाँ, तो ए टू बी, यानी एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। अब ये क्या लिखा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ए टू बी में बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, जो कि 5√2 के इक्वल आया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट 5√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ टाइम कितना आया 5/2। अब अगर ध्यान दीजिएगा तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, आप जानते ही होंगे इतना। तो यहाँ से 2√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट का ए टू बी में जो कैलकुलेशन जो भी होगा वो बस इतना आपको देखना है कि किस तरह से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब भी एवरेज टर्म का कैलकुलेशन जब करना होगा तो सबसे पहले आप फॉर्मूला के बारे में सोचें कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसका क्या फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया था तो हम लोग जानते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है।
यानी अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और टोटल टाइम भी पता होना चाहिए। अब किस पॉइंट के बीच में, तो जो भी पॉइंट के बीच में मुझे पता करना होगा उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए टू बी में बताओ आप तो कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो मुझे लगा कि ए टू बी में पार्टिकल ऐसे जाएगा और हम लोग डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, इनिशियल फाइनल को मिला दो, जो लाइन बनी उसी का लेंथ डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने डी ए बी यानी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी में कैलकुलेट, जो भी डिस्प्लेसमेंट आया वो कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब टाइम के लिए जो मेन कैलकुलेशन, जो मेन स्टेप था वो हमारा ये था, टोटल टाइम कैलकुलेट करना है ए टू बी में। तो टाइम के लिए हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है और पार्टिकल जिस पाथ से मूव करता है उसी पाथ का लेंथ डिस्टेंस होता है। तो ये जो यहाँ ए टू बी गया है ये सर्कल का 1/4 है, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 किया, वहां से पाई आर बाई 2 आ गया ए टू बी का डिस्टेंस। तो अब मुझे डिस्टेंस मिल गया, तो डिस्टेंस मिला पाई आर बाई 2, आर की जगह 5 लिखा क्योंकि इसका रेडियस दे रखा है 5। तो यहाँ पाई आर बाई 2 हो गया डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई स्पीड किया जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ये आ गया टाइम ए टू बी में। इसको सोल्व करने के बाद 5/2 सेकेंड आ चुका है। बस अब मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, आराम से एवरेज वेलोसिटी ए टू बी का लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो कि कैंसिल होकर के 2√2 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ गया। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए, अगर इसमें 40% भी समझ में आया है ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं बाकी का जो भी 60% बचा हुआ है वो नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए, ये अगर आप सोल्व कर चुके हैं तो इस वाले पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थर्ड वाले पार्ट में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है, क्योंकि थर्ड वाले पार्ट में मिस्टेक होने की चांसेस होती है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक होता है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए, हम लोग देखने वाले हैं इसी का सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि फर्स्ट पार्ट से थोड़ा सा आसान है। उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट के बारे में देखेंगे जिसमें मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा होता है। तो चलिए फटाफट हम बात कर लेते हैं ए टू सी के बारे में, सेकंड पार्ट के बारे में। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले माइंड में जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो चलिए, मैं सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला ही लिखूंगा और मैं बोलूंगा अभी जब भी आप सोल्व करें तो इसको जरूर से लिखें, है ना, क्योंकि अभी जल्दी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि क्या होगा, अभी मिस्टेक होगा और वही मिस्टेक को अगर आप घर पे करेक्ट नहीं करते हैं तो फिर सेम मिस्टेक जा करके एग्जाम में भी होगा। तो आप घर पे क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करें ताकि इसमें जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है सभी आपके सामने में बिल्कुल क्लियर दिखे, ताकि आप बाद में जब जल्दी भी करेंगे तो जल्दी में भी मिस्टेक होने की चांसेस कम हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ एवरेज वेलोसिटी का तो फॉर्मूला लिखूंगा। तो बताइए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी क्या लिखा था? टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा था? टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। जबकि यहीं एवरेज स्पीड होता तो स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है आपको? तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी था तो मैंने लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब चलिए, मेरा जो टास्क है वो कैलकुलेट करना है ए टू सी में कितना टाइम लेगा पार्टिकल और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का पता होना तो जरूरी है। अगर ये दोनों पता होगा तो आराम से मैं डिवाइड करूंगा, यहां से आंसर आ जाएगा। तो मेरा जो मेन टास्क है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम को कैलकुलेट करना। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ए पॉइंट है वो ये है और पार्टिकल इस तरह से मूव करते करते यहाँ पे सी पॉइंट पे आ चुका है। दिख रहा है यहाँ तक? तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये बताइए, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है या नहीं? तो देखिए, सीधा आप इनिशियल पॉइंट को मार्क करिए और फाइनल पॉइंट को मार्क करिए और दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देता हूँ। जरा ध्यान दीजिए, जो कि सेंटर से ही पास हो रहा है। अब बताइए, ये ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है, सॉरी ए और सी को जो मिलाने वाला लाइन है, क्या एक डायमीटर नहीं है या नहीं? देखिए, ये सेंटर से ही पास हो रहा है, तो ये बताइए यहां से जो लेंथ होगा इसका ये किसके इक्वल होगा? जो कि रेडियस होगा 5 मीटर। क्लियर है? जो फिर यहां से मान लीजिए सेंटर ओ है तो ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी 5 मीटर के इक्वल होगा या नहीं होगा? यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो अब देखिए, ए से लेकर के सी तक जब पार्टिकल इस तरह से ट्रेवल किया है तो ए टू सी में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल आया? 5 + 5, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है।
यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे एक तरह से यहाँ पे पता चल चुका है डिस्प्लेसमेंट। चलिए मैं डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टकट में डी से डिनोट करता हूँ और डी ए टू सी यानी ए सी बोल देता हूँ। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। यहाँ तक क्लियर है। ये किसके इक्वल आएगा, तो 5 + 5, इसमें किसी को कोई डाउट है, 10 मीटर, जो कि ए टू यहाँ से लेके यहाँ तक का आएगा, उसको मैंने 5 + 5 लिखा 10 मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यही हमारे डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। यही है डी, जिसको हम लोगों ने एज्यूम किया है डी एच सी। क्लियर है, जो कि 5 + 5 10 के इक्वल आ गया। अब चलिए डिस्प्लेसमेंट पता चल चुका है, अब मुझे इसको सोल्व करना है तो टोटल टाइम भी चाहिए। तो मैंने चलिए लगे हाथ में टाइम भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, टाइम ए टू सी में कितना जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में टाइम निकालना सीखा था। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस क्या होता है, जिस पाथ पे पार्टिकल मूव करता है उस पाथ का एक्चुअल लेंथ कितना है। अब देखिए डिस्टेंस के लिए हम लोग पाथ का जिक्र करते हैं, इनिशियल फाइनल पे केवल बात नहीं करते, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे भी डिपेंड करता है। ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं पहले। क्लियर है, तो उसको जरूर से जाके आप देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले वीडियो को, क्योंकि आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करने वाला है। क्लियर है, तो चलिए मैं यहाँ टाइम के बारे में बात करता हूँ। अब टाइम के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो ये बताइए पार्टिकल एक्चुअली तो इस तरह से घूम के आया है ना, तो यहाँ से ए टू सी अगर ऐसे पार्टिकल, यानी मुझे यहाँ से ले करके यहाँ तक का लेंथ कैलकुलेट करना है कि इस वाले पाथ का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कितना होगा। तो टोटल सर्कल का कितना होता है, कंप्लीट सर्कल का पेरीमीटर की बात करो तो कितना होता है 2πr। ये कितना है, हाफ सर्कल का है ना, तो 2πr डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, टोटल सर्कल का होता है 2πr डिवाइडेड बाई 2, लेकिन ये 2πr होता है ना, इसका मुझे ये हाफ सर्कल है तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा πr, यानी ए टू सी में पार्टिकल जो डिस्टेंस टेबल किया है वो कितना किया है, πr। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ टाइम, ये बताइए डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, पाई इंटू आर। और पाई आर चलिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई स्पीड कितना था, पाई के इक्वल। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये टाइम किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल। और आर कितना दे रखा है, 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, यानी टाइम जो मिला वो 5 सेकेंड मिल चुका है। क्लियर है, तो अब देखिए मुझे डिस्प्लेसमेंट भी मिल चुका है और टाइम भी मिल चुका है। अब आराम से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो मैं ऐसे लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी ए टू सी को इस तरह से, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए टू सी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी मैं यहाँ पे अगर जिसको देखूँ ए डी ए सी डिवाइडेड बाई टाइम ए टू सी, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम फ्रॉम ए टू सी। क्या समझ में आया आपको, यानी डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट आया 10, टाइम आया 5, यहाँ से कितना आगे कैंसिल होके 2, यानी यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। इसमें किसी तरह का कोई डाउट है? अब देखिए फर्स्ट वाले एग्जांपल से थोड़ा सा आसान लगा होगा क्योंकि फर्स्ट में हम लोगों ने समझ लिया है। तो यहाँ मेन जो स्टेप होता है वो टाइम का कैलकुलेशन होता है, टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल फाइनल के बीच का सेपरेशन आराम से लिखा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। आप देखिए इस वाले एग्जाम्पल जो थर्ड वाले पार्ट है इसमें मिस्टेक होने की चांसेस होती है, तो हम इसके बारे में अभी अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसके बाद देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 3 के बारे में। तो हमने अभी अभी बात किया था कि ए टू डी में कुछ मिस्टेक्स होने की चांसेस होती हैं, वो मिस्टेक कौन सा है उस पर भी हम लोग खास नजर डालने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, अभी अभी हम लोगों ने बात किया था एवरेज वेलोसिटी। तो मैं फिर से रिक्वायरमेंट करूंगा कि क्या होना चाहिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का। आप सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मूला जब लिखेंगे बार बार तो आपको याद भी बेहतर तरीके से होगा और मिस्टेक होने की चांसेस भी नहीं रहेगा। तो टोटल यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर यहाँ तक? तो अब देखिए यहाँ पे मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो ना इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि ए टू डी में यहाँ पे किसके अलोंग फाइंड करना है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ए टू डी जा रहा है। यानी जब पार्टिकल ए टू डी जा रहा है तो देखिए मिस्टेक क्या होता है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं पार्टिकल ऐसे जा रहा है, लेकिन बताइए क्या पार्टिकल एक्चुअल में ये जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है ना। यानी पार्टिकल जो है वो ऐसे घूम करके कुछ ऐसे इस तरह से डी पॉइंट पे आया है। यानी मुझे इसको सोल्व अगर करना है तो सबसे पहले मुझे ए टू डी में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पार्टिकल जब ए टू डी जा रहा है तो ए टू डी जाने में टोटल कितना टाइम ले रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता हूँ। जैसा कि अभी हमने डी से एज्यूम किया था तो यहाँ भी मैं डिस्प्लेसमेंट ए टू डी को डी ए डी कैलकुलेट कर देता हूँ। ये क्लियर है?
अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब डिस्प्लेसमेंट का वही कंसेप्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए केवल हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखते हैं। तो चेक करिए इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, ए पॉइंट पे, ए से चलना स्टार्ट किया और ये फाइनली इस तरह के बी गया, फिर सी गया, फाइनली डी पे आ गया। यानी इनिशियल पॉइंट ए रहा, फाइनल पॉइंट डी रहा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, उसका जो भी लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को मिलाऊंगा तो कुछ इस तरह से लाइन बनेगा। यानी इस लाइन का जो भी लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम लोगों ने डी ए डी बोला है। क्लियर है या नहीं? अब देखिए इस तरह का जब भी बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, याद करिए क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का कुछ बनाने की सोचते हैं ना। तो यहाँ देखिए ये एक तरह से ये एक लाइन पता है मुझे, अगर मैं इसको मिला दूं और इसको मिला दूं तो क्या है कि ये ए डी जो है वो, इसको मैं अगर ओ बोल दूं तो ए ओ डी राइट एंगल ट्रायंगल का क्या ये हाइपोटेनस नहीं है? आपको दिख रहा है ए ओ डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, जिसका डी ए डी क्या है, हाइपोटेनस है। अब जरा ध्यान दीजिए इसका बेस का अगर मैं बात करूं तो क्या है, इस रेडियस के इक्वल हो गया ना, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। ये भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर रेडियस के इक्वल। यानी दो साइड पता है आपको, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, नहीं कर सकते, फर्स्ट वाले पार्ट में यही तो किया था। तो चलिए यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं। यानी यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो अंडर रूट बेस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5√2 मीटर। यानी जो डिस्प्लेसमेंट मिला ए टू डी में ये 5√2 मीटर आ गया। क्लियर है? तो आपको चलिए डिस्प्लेसमेंट तो मिल चुका है। अब मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो मुझे टाइम भी चाहिए। और टाइम हम लोग जानते हैं एक ही फॉर्मूला अभी होता है, टाइम ए टू डी में जो भी लगेगा वो क्या होगा, ए टू डी का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्लियर है? क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ ध्यान दीजिए ए टू डी में अगर आपको डिस्टेंस बोला जाए तो आप क्या लेंगे, तो सिंपल हम लोग जानते हैं डिस्टेंस होता क्या है कि पार्टिकल एक्चुअली में किस पाथ के अलोंग मूव किया है। यानी पार्टिकल एक्चुअल जिस पाथ से मूव करता है उस पाथ का लेंथ ही डिस्टेंस कहलाता है। क्लियर है? क्योंकि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम हमें ये याद रखना चाहिए कि एक्चुअल में पार्टिकल कैसे कैसे मूव कर रहा है। जैसे जैसे भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसके पीछा लग जाइए, उसका पीछा मत छोड़िए, है ना। पीछा करना भी कभी कभी अच्छा होता है। तो इस केस में आप क्या करिए, इसके पीछे लग जाइए, आराम से पता चल जाएगा पार्टिकल किस वाले लाइन के अलोंग जा रहा है। तो देखिए ए से स्टार्ट किया, मुझे लगा ऐसे जा रहा है, मैं इसके पीछे पीछे घूमते गया। तो देखिए जैसे ही इसके पीछे पीछे आप घूमते जाएंगे कुछ इस तरह से पाथ आपको दिखाई देगा कि पार्टिकल ऐसे ए टू डी आया है। क्लियर है या नहीं? यानी आपको जो डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करना है वो इस वाले पूरा का पूरा यहाँ से लेके, यानी ए पॉइंट से लेके ऐसे घूमते हुए डी पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो जरा ध्यान दीजिए ये कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ मिस्टेक की जो हम बात कर रहे थे वो क्या है, हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस में ये वाला ले लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस लेते हैं, स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। वो गलत हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल एक्चुअली यहाँ से यहाँ थोड़ी आया है, पार्टिकल ए टू डी ऐसे घूम के पहुंचा है। समझ में आया या नहीं? यानी डिस्टेंस के केस में आपको ऐसे घूम करके लेंथ को मेजर करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए कैसे मेजर करेंगे, बहुत ही आसान है। हम लोगों ने अभी अभी देखा था फर्स्ट वाले पार्ट में कि ए टू बी में कितना आया था, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, 1/4 पार्ट है ना ये, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा कि नहीं? तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका पार्ट 2 पाई यानी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 यानी पाई आर बाई 2 आया था। यानी यहां से लेके यहां इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां से यहां देखूं तो यहां से यहां किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आर डिवाइडेड बाई 2 होगा या नहीं? मैं इसका कैलकुलेट तो मुझे ये करना है, लेकिन मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, तो मैं क्यों कर रहा हूं उसके बारे में देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं कंप्लीट देखूं कि कंप्लीट जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है या नहीं होता, और मुझे चाहिए ए टू डी में ऐसे, तो मैं अगर 2 पाई आर में से ये वाला अगर माइनस कर दूं तो बाकी का ये नहीं आ जाएगा, क्या आएगा या नहीं आएगा? जरा आप ध्यान से सोच के बताइएगा। देखिए टोटल होता है 2 पाई आर और मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा टोटल में से, तो बाकी आ जाएगा ना। क्लियर है? तो मैं वही करने वाला हूं। यानी मुझे अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस को चलिए मैं x से डिनोट कर देता हूं ए टू डी में। क्लियर है? तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर माइनस पाई आर बाई 2। 2 पाई आर क्या हो गया, कंप्लीट सर्कल का ऐसे पेरीमीटर का लेंथ, और पाई आर बाई 2 किसका लेंथ हो गया, ए टू डी यानी यहां से लेके यहां तक का। क्लियर है? तो इसको माइनस कर दिया तो बाकी ये जो शेडेड ये जो ब्लू लाइन दिख रहा होगा उसका आ जाएगा जो मुझे चाहिए भी। क्लियर है? तो जरा इसको माइनस करिए, कितना आ रहा है, इसको जब माइनस करें आप तो 3 पाई आर बाई 2 आ जाएगा आपको x, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। क्लियर है? यानी यहाँ ए टू डी पार्टिकल जो मूव किया है उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है वो 3 पाई आर बाई 2 करना पड़ा है।
अब देखिए, अब ध्यान से, यहाँ पे हमने वहाँ भी बोला था कि ये टाइम का जो कैलकुलेशन है यही इंपॉर्टेंट है, और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि टाइम के लिए मुझे कितना पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ रहा है, फिर जा करके मुझे टाइम मिल रहा है, और डिस्टेंस के लिए भी लॉजिक लगाना पड़ रहा है, उसमें भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है प्लस माइनस करके। समझ में आया? तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे चलिए अब टाइम a टू d में मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस फ्रॉम a टू d जो कि ये पाथ का लेंथ होगा, जो कि हमने अभी अभी ये 3πr/2 कैलकुलेट किया है, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3πr डिवाइडेड बाई 2, मैं r के टर्म में ही रहने देता हूँ, बाद में पुट कर दूंगा। ये हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है, पाई, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो सब जगह स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो पाई लिखा। अब देखिए जरा ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3r/2, और हम लोग जानते हैं r की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 मीटर। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करूँ तो यहाँ से यहाँ 3/2 इंटू 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम a टू d में कितना आ गया, 5 इंटू 3 15/2 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट भी मिल चुका है और टाइम भी मिल चुका है, तो अब आराम से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एवरेज वेलोसिटी a टू d कुछ इस तरह से लिखता हूं, जो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है फॉर्मूला। मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, टाइम मिल चुका है, डिवाइड कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, 5√2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना आया, 15/2। अब देखिए ये 5 से 15 को अगर आप कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 5 और 15 3 टाइम्स में कैंसिल हुआ, और ये 2 नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, और ये बन जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, जो कि एवरेज वेलोसिटी होगा और जो मुझे कैलकुलेट भी करना था। यहाँ तक किसी स्टेप में डाउट है तो पहले तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो ये वाला स्टेप था कि टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और टाइम कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ रहा है, और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये देखना पड़ रहा है कि पार्टिकल किस पाथ के अलोंग जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस होता है जिस भी पाथ के अलोंग पार्टिकल मूव करता है उस पाथ का एक्चुअल लेंथ। समझ में आया? लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है केवल कैसे भी मूव करे, बस इनिशियल और फाइनल को मिला दीजिए, जो मिलाने के बाद जो लाइन बनती है उसी का लेंथ जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी इनिशियल फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया थर्ड वाले पार्ट का सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो मिस्टेक की बात हम कर रहे थे वो तो टाइम में तो हो ही सकता है, और दूसरा हम लोग डिस्टेंस में a टू d केवल ये ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली पार्टिकल तो ये आया था ना, तो हमें ये वाला पूरा का लेंथ चाहिए, वो होगा डिस्टेंस टाइम कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? तो आप चलिए इसको अच्छे से तो पहले नोट कर लीजिए, और अभी तक जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है इसको एक बार खुद से जरूर से लगाइएगा। हर बार मैं आपसे यही बोल रहा हूं, क्योंकि यही फंस जाते हैं हम लोग। क्या करते हैं रिवीजन के टाइम पे ऐसे क्लास नोट्स लेते हैं और पेज ऐसे पलटते रहते हैं, हाँ चलो ये हो गया ये हो गया। अरे भैया ये तुमसे नहीं हुआ है, ये टीचर ने किया था, तुमने तो किया ही नहीं अभी। उसको दोबारा सोल्व करो बैठ के, तब लगेगा आपको कि कहाँ पे हमें मिस्टेक हो रहा है और कहाँ मैं अच्छे तरीके से इसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है या नहीं? तो चलिए ठीक है, इसको पहले नोट करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और अच्छे से देखने वाले हैं। अभी तो ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन इस वीडियो का इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल करने वाले हैं। उसके बाद जो भी एग्जाम्पल बचेगा 4-5, जो कि इससे आज जो हम कर रहे हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा करके। ठीक है, तो चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो अगर क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ आपको हो सकता है स्टैंडर्ड रिजल्ट की जरूरत पड़ने वाला है, यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको इस हेक्सागन के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसमें मुझे हेक्सागन में याद होना चाहिए उसको हम सबसे पहले देख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बिना क्वेश्चन के बारे में देखे सबसे पहले हम रेगुलर हेक्सागन के बारे में देखते हैं कि आखिर रेगुलर हेक्सागन का क्या मीनिंग होता है। तो आप इसको अलग से अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसके अलावा आगे भी जब आप 12th में भी जाएंगे तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे भी रेगुलर हेक्सागन का यूज बहुत बार आपके सामने आएगा। तो ये जब आपको पता रहेगा तो वहाँ पे भी आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप इसको अलग से हेडिंग डाल के और अच्छे से लिख लीजिएगा, रेगुलर हेक्सागन का क्या मतलब होता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो मान लीजिए कोई रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है कि हेक्सागन के जो भी 6 साइड होंगे सभी के सभी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या हुआ, हेक्सा का मतलब क्या होता है 6, है ना, यानी 6 साइड वाले जो भी इस तरह से स्ट्रक्चर होगी उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। क्लियर है यहाँ तक? तो रेगुलर हेक्सागन में हम लोगों ने क्या समझा है कि रेगुलर हेक्सागन का जो साइड्स होते हैं सारे के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
यानी रेगुलर हेक्सागन के जितने सारे आपको साइड दिख रहे हैं सारे के सारे साइड का लेंथ इक्वल होते हैं। अगर ये ए है तो सभी साइड का लेंथ ए होगा। ये समझ में आया, ये सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद अगर आप हेक्सागन के अपोजिट कॉर्नर को अगर मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए इस कॉर्नर को मैं इसके जस्ट सामने वाले कॉर्नर से अगर ऐसे मिलाऊं, या और इस कॉर्नर को जस्ट इसके सामने वाले कॉर्नर से मिलाऊं, और इस तरह से अगर इस कॉर्नर को इसके जस्ट सामने वाले कॉर्नर से मिलाता हूं, तो एक ही पॉइंट पे सभी कट करते हैं। इस पॉइंट पे कट किया, मैंने बोल दिया ये है हेक्सागन का सेंटर। ये चीज समझ में आया, ये क्या है, हेक्सागन का सेंटर। अब इसमें क्या स्टैंडर्ड है तो आपको याद रखना है। तो जैसा कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब सभी साइड क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट, अगर सभी अपोजिट अगर कॉर्नर को मिलाए एक दूसरे से तो एक पॉइंट पे कट करता है। चलिए मैं इसको ओ बोल देता हूं और इसको भी नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई और एफ। क्लियर है। तो यहां से ए से लेके ओ से लेके ए तक, फिर ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ, इसका भी जो लेंथ होगा वो इसके साइड लेंथ के ही इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक। यानी ये भी ए, ये भी ए बी, और यानी जितने सारे आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे ए के ही इक्वल होगा। समझ में आ रहा है या नहीं। यानी अगर मैं बोलूं कि अपोजिट कॉर्नर को अगर मैं मिलाऊं तो अपोजिट कॉर्नर का बीच का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, तो a + a 2a के इक्वल होगा। यानी इसमें जो आपको याद रखना है कि सेंटर से कॉर्नर को मिलाने पे जितने भी साइड्स बनेंगे वो सारे के सारे लेंथ इक्वल लेंथ के ही बनेंगे। क्लियर है। अब यहां तक समझ में आया या नहीं आया। अब चलिए बात करते हैं हम इसके बारे में कि अगर मैं हेक्सागन की अगर रेगुलर हेक्सागन है तो इसके अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल कितने होते हैं, तो ये जितने सारे एंगल दिख रहे हैं ना सभी के सभी कितने होते हैं, 120 डिग्री के होते हैं। क्लियर है या नहीं। क्लियर है। अब देखिए यहां तक 3 पॉइंट हम लोगों ने सीखा। क्या सीखा कि सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन है तो सभी साइड इक्वल होंगे। फिर दूसरा पॉइंट, अगर मैं सेंटर से कॉर्नर को मिलाऊं तो जितने सारे मिलाने पे जो भी बन रही है सारी की लेंथ इक्वल होगी। क्लियर है। फिर तीसरा पॉइंट देखा कि हेक्सागन का जो कॉर्नर एंगल होती है वो सभी के सभी एंगल 120 डिग्री ही होता है। यहां तक भी क्लियर है। अब चलिए चौथा पॉइंट के बारे में देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा ध्यान दीजिए, ये किसके इक्वल था, लेंथ बताइएगा। ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल। अब बताइए इसकी अगर मैं बात करूं तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल। और जब ये ट्राइंगल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ओ बी और ए ट्राइंगल बनता दिखा दे रहा है। तो जब ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अगर सभी साइड्स इक्वल है तो क्या दिमाग में आया, कौन से ट्राइंगल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। यानी सभी एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री होता है। समझ में आया। तो यानी ये यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल एंगल तो 120 होते हैं, लेकिन एक साइड वाला वो 60 डिग्री हो गया ना, तो बाकी के भी कितने बचे, दूसरे अगर मैं बात करूं तो ये भी 60 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये जो हम अपोजिट कॉर्नर को मिला रहे थे वो एंगल को इक्वल यानी बाइसेक्ट कर रहे थे, एंगल के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। समझ में आया नहीं आया। इसका कैसे कंसेप्ट हम यूज करेंगे उसके बारे में अभी थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तुम ये बताओ ए पॉइंट और इसको अगर मैं मिला दूं, अगर मैं एफ से लेके सी तक को मिला दूं, इस तरह से एफ डी पॉइंट को अगर मैं मिला दूं और इसका लेंथ पूछूं कि इसका लेंथ कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसी एंगल का आपको यूज करना है। जरा ध्यान दीजिए, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह से अगर ड्रॉ मैं करूं, अगर मान लीजिए यही था, इसको मैं जैसे ड्रॉ करूंगा ना ये 90 डिग्री होते हैं। ये जितने सारे पॉइंट्स बोल रहा हूं सारे आप अच्छे से ध्यान रखें। अगर आप इस तरह से एक कॉर्नर को छोड़ के फर्स्ट कॉर्नर और थर्ड कॉर्नर को मिलाइएगा तो जो भी लाइन बनेगी उसके ये लाइन मिलाने वाली परपेंडिकुलर होगा। और अभी अभी हम लोगों ने देखा है इसके एक साइड वाला एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ हम लोगों को पता है यहाँ से यहाँ ए के इक्वल है, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, आप इस वाले ट्रायंगल से लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का जब ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो कौन सा, या फिर देखिए ये ए है, ए का ये कंपोनेंट लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए कॉस 60 डिग्री आएगा नहीं। और इसका जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ए साइन 60, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं लेंथ की बात करूँ, ये वाला लेंथ की बात करूँ तो यहाँ ए में हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, यानी √3/2 इंटू ए। समझ में आया। फिर सेम एग्जैक्टली जितना इधर है उतने ही इधर भी होगा, यानी यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक का जो लेंथ आएगा वो भी किसके इक्वल आएगा, √3/2 इंटू ए के इक्वल। क्लियर है। यानी एक कॉर्नर छोड़ करके जो फर्स्ट और थर्ड कॉर्नर के बीच का जो लेंथ होता है वो किसके इक्वल आएगा, √3a/2 प्लस √3a/2 यानी √3 इंटू ए।
समझ में आया? तो यानी यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको भी सीधा अगर स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला दूं तो यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, √3 इंटू ए के इक्वल। यहां से हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, समझ में आया? तो इतने सारे आपको लग रहा होगा ये रेगुलर हेक्सागन तो बहुत छोटा गोल मटोल लग रहा है ना, इसमें कुछ तो है ही नहीं, लेकिन आपने देखा होगा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि रेगुलर हेक्सागन है तो इसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आप याद कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। इसके जो एंगल होते हैं 120 डिग्री होते हैं, ये दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट, अगर मैं इसके अगर सभी अपोजिट कॉर्नर को मिलाऊं तो सभी एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, जिसको रेगुलर हेक्सागन का सेंटर बोलते हैं। क्लियर है? और सेंटर से जो कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होगा सभी कॉर्नर का वो सेम होंगे और इसके साइड के ही इक्वल होंगे। तीसरा पॉइंट आपको पता चला। फिर चौथा पॉइंट हमने क्या देखा था कि सेंटर से कॉर्नर को मिलाने पे जो लाइन बन रही है वो लाइन इस 120 डिग्री के एंगल को दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी अगर ये तीसरा चौथा पॉइंट आपने देखा, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा होगा कि ये सभी साइड इक्वल है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये 60 ये 60 ये 60। क्लियर है यहां तक? और फिर उसके बाद ये जो हमने अभी देखा है कि एक कॉर्नर छोड़ दे तो फर्स्ट और थर्ड कॉर्नर के बीच का जो लेंथ होगा वो √3 इंटू ए के इक्वल होगा। क्लियर है? तो आप इसको याद ही रख ले, एग्जाम में उतना कैलकुलेट करने जाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, चलिए ठीक है, आता है कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन टाइम भी तो जाएगा ना। उससे बेहतर है आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा हार्ड भी तो नहीं है ना, आराम से आप याद कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं ए साइड है, उसी तरह एक कॉर्नर को छोड़ दे, फर्स्ट और थर्ड को मिलाएंगे तो जो लेंथ होगी वो √3 इंटू ए के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो अभी जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे यानी 11th वाले पोर्शन में आसान तो होगा ही होगा, साथ में 12th में भी काफी इसका काम आने वाला है। तो बेहतर है ना, इतना अगर कोई यूजफुल है तो उसको याद कर लेना ही बेहतर है, अगर बार बार आ रहा है तो ठीक है। रेगुलर हेक्सागन के बारे में इतने सारे 4-5 पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। अब इस एग्जाम्पल को आप इजी वे में आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल को। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने जितने भी हेक्सागन का प्रॉपर्टी देखा था उसी का एग्जैक्टली यूज करते हुए अब दोबारा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अगर किसी चीज की कैलकुलेशन लेंथ वगैरह की कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट हुई तो, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन देखा है कि किस तरह से और कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो कितना होता है। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 करके इसको आराम से अभी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है पार्टिकल मूविंग अलोंग द रेगुलर हेक्सागन, यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर हेक्सागन। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था उसका यूज हम कर सकते हैं क्योंकि वो रेगुलर हेक्सागन का ही प्रॉपर्टी था। समझ में आया? यानी एक पार्टिकल है जो कि रेगुलर हेक्सागन के अलोंग मूव कर रहा है, जिसका साइड कितना दे रखा है, ए के इक्वल। क्लियर है? और विद द कांस्टेंट स्पीड स्मॉल यू, यानी पार्टिकल का स्मॉल ये दे रखा है कांस्टेंट स्पीड स्मॉल यू से मूव कर रहा है, जैसे अब अभी दे रखा था पिछले क्वेश्चन में पाई मीटर पर सेकंड से चल रहा था, यहाँ पे स्मॉल यू दे रखा है। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए जैसे ही एवरेज वेलोसिटी सुनाई दिया सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये सबसे पहले आना चाहिए। इसके बाद आए कुछ या ना है, लेकिन ये तो आना ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। जैसे कि हमने क्या देखा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, तो हम फर्स्ट पार्ट में भी ये क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को मैं सीधा बोल देता हूं ऐसा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा उसको मैं लिख देता हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल टाइम। याद होगा ना, ये तो हम मान के चलते हैं आपको याद हो, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो जैसा कि अभी हमने बात किया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सबसे पहला पार्ट देखिए, सबसे पहला पार्ट में क्या बोल रहा है, ए टू सी की बात हो रही है ना। अब ए टू सी की जब बात हो रही है तो पार्टिकल ए से ऐसे मूव करेगा और फिर यहां से सी पे चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। यानी मुझे ए टू सी में पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए पार्टिकल स्टार्टिंग में कहां पे था, ए पे, फाइनली कहां पे चला गया, सी पॉइंट में। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का ही तो डिस्टेंस होता है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। चलिए मैं इसको बोल देता हूं डी ए सी, यानी ए टू सी में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? तो अब बताइए सबसे पहले तो डी ए सी की वैल्यू मैं कितना लिखूं। अभी अभी हम लोगों ने रेगुलर हेक्सागन में देखा था कि अगर साइड अगर रेगुलर हेक्सागन का सभी इक्वल होते हैं, जो कि यहाँ ए के इक्वल है, तो एक कॉर्नर को अगर मैं छोड़ दूं, वन फर्स्ट कॉर्नर और थर्ड कॉर्नर को मिलाते हैं तो इसका जो भी लेंथ होता है वो किसके इक्वल होता है, √3 इंटू ए के इक्वल। और ये कैसे होता है अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल चुका है √3 इंटू ए।
क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए मुझे टाइम कैलकुलेट करना है कि जब पार्टिकल ए टू सी गया है तो टाइम कितना होगा। और अभी अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में अच्छे से समझाया टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये टाइम कैलकुलेट करना ही इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया। तो अब बताइए टाइम के लिए हम लोग क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड तो दे रखा है ना, यू से मूव कर रहा है। अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, टाइम मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ देखिए ध्यान से, पार्टिकल एक्चुअली मूव कहाँ कर रहा है, तो मूव कर रहा है ए टू बी ऐसे गया और फिर बी टू सी इस पाथ के अलोंग जा रहा है। और डिस्टेंस जो होता है वो पाथ का एक्चुअल लेंथ ही तो होता है, जिस भी पाथ के अलोंग पार्टिकल एक्चुअली में मूव करता है। तो यहाँ देखिए लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ए टू बी में पार्टिकल कितना चला होगा, ए के इक्वल, बी टू सी में कितना चला होगा, ए के इक्वल। क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, सभी साइड इक्वल होंगे, और ये ए टू बी भी साइड है, बी टू सी भी एक साइड है। तो बताइए पार्टिकल टोटल डिस्टेंस कितना चला, ए प्लस ए, यानी 2a चला या नहीं चला। यानी मैं टाइम की बात करूंगा तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, 2a डिवाइडेड बाय स्पीड किसके इक्वल है, u के इक्वल। तो मैं यहाँ लिखूंगा u, यानी ये टाइम मुझे मिल गया जो पार्टिकल ए टू बी सी में जाने में लिया होगा। समझ में आया। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, तो मैं आराम से एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करना था, ए टू सी आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी √3a डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2a डिवाइडेड बाय u के इक्वल आया है। तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा और ये u ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब √3/2 इंटू u, इतना मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल का ए टू सी में। यहाँ तक क्लियर है। देखिए पिछले एग्जाम्पल अगर क्लियर हो गया होगा फिर इसमें तो कोई दम ही नहीं है, उससे आसान है। सर्कल वाला इससे ज़्यादा हार्ड था, है ना, क्योंकि उसमें लेंथ कैलकुलेट करना टाइम के लिए ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। लेकिन यहाँ तो आसान है, अगर रेगुलर हेक्सागन का प्रॉपर्टी आपको पता है फिर इस एग्जाम्पल में तो कोई दम ही नहीं है। तो अब इसको फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम लगे हाथ फटाफट सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब चलिए इसका हम लोग सेकेंड पार्ट के बारे में देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए टू डी में पार्टिकल का कितना एवरेज वेलोसिटी होगा वो कैलकुलेट करना है। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने अभी अभी देखा था। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैं हर बार लिख रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि यार क्या फालतू का टाइम पास कर रहा है ना, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार, अभी हम सीख रहे हैं, अभी मैं इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। तो सीखते समय हम हर एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे ताकि जब आगे चल के हम जल्दी में भी, जल्दीबाजी में भी कुछ सोल्व करेंगे तो मिस्टेक होने की चांसेस कम रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये टोटल एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए मुझे इसको सोल्व करना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए मुझे किस पॉइंट के बीच में चाहिए, ए और डी पॉइंट के बीच में ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखते हैं। तो देखिए पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया, यहाँ सी पे आया, फिर सी से डी यहाँ पे आ गया, यानी मुझे डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट मिल चुका है, फाइनल पॉइंट मिल चुका है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इनिशियल फाइनल को मिला दीजिए। और अभी अभी हम लोगों ने देखा था अपोजिट कॉर्नर को आप अगर मिलाते हैं तो सेंटर से पास होता है और सेंटर से यहाँ तक का लेंथ ये ए होता है और ये भी ए के इक्वल होता है। समझ में आया कि नहीं। अभी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी में देखा था। तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल चुका है किसके इक्वल है, ए प्लस ए 2a के इक्वल। यानी मैं डिस्प्लेसमेंट को, चलिए मैं नाम देता हूँ डिस्प्लेसमेंट ए टू डी को डी ए डी। ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, a प्लस ए यानी 2a। इसमें किसी को कोई डाउट है ना, नहीं डाउट है ना, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत बार इस पॉइंट को डिस्कस किया है। अब चलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम ए टू डी में कितना लगेगा। तो हम लोग जानते हैं टाइम के लिए हम लोग क्या, मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, और स्पीड तो है ही सही u, मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होगा। तो ये बताइए पार्टिकल एक्चुअल किस पाथ के अलोंग गया है, पार्टिकल जिस भी पाथ के अलोंग एक्चुअल में मूव किया होगा उस पाथ का लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टाइम जो भी लिया होगा पार्टिकल। तो बताइए यहां से यहां पार्टिकल जब मूव किया होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ए। जब पार्टिकल बी से सी गया होगा तो कितना चला होगा, ए। जब पार्टिकल सी से डी गया हो तो कितना चला होगा, ए। यानी पार्टिकल ए टू डी जाने में ए प्लस ए 3a चला है या नहीं चला है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 3a। तो मैं टाइम में लिखूंगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, कितने स्पीड से चला है, तो u स्पीड पे, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा u, इसमें तो ये आपको मिल गया टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, तो मैं सीधा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ, ए टू डी। ये जरूर मार्क करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। ए टू डी में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ बताइए ए टू डी में डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2a के इक्वल। तो यहाँ लिखा 2a के इक्वल। क्लियर है। अब टाइम कितना आया यहाँ पे, तो 3a डिवाइडेड बाई u। अब a से a देखिए कैंसिल हो गया, अब ये u ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2u डिवाइडेड बाई 3 इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
क्लियर है? यानी ए टू डी में जो पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी आएगा वो आएगा 2u डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए, उसके बाद अब थर्ड वाले में हम फटाक से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब चलिए इसके थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें मुझे ए टू एफ में पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करिए, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब भी एवरेज दिखाई दे, स्पीड हो या वेलोसिटी, फॉर्मूला सोचेंगे सबसे पहले, और जो भी फॉर्मूला में मुझे कैलकुलेट करना होगा उसको कैलकुलेट करके रख देंगे। अपने आप एवरेज स्पीड पूछे या फिर वेलोसिटी पूछे, आराम से आ जाएगा। तो यहाँ बोलिए, यहाँ पे मुझे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, जो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। अब बताइए किस पॉइंट के बीच में फाइंड करना है, तो ए टू एफ। तो हम लोग जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, बीच के पाथ पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट किया था, ऐसे गया, फिर ए टू बी गया, बी टू सी गया, फिर सी से डी आया होगा, फिर डी से लेके एफ तक इस तरह से मूव कर गया होगा, किया होगा नहीं, और ए टू एफ तक ही तो बोल रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब ये फाइनल पॉइंट एफ है और इनिशियल एफ, ए टू एफ बोला गया ना, ये तो ई पे पहुंचे हैं, यानी पार्टिकल यहां से और आगे गया होगा, यहां से इस तरह से, अब पार्टिकल एफ पे पहुंच चुका है। अब बताइए ए टू एफ में इनिशियल पॉइंट ए हुआ और फाइनल पॉइंट एफ हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। तो देखिए स्ट्रेट इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, इसको जब आप मिलाएंगे तो यही लाइन बनेगी, जो कि इसके एक साइड के इक्वल होगा और इसका लेंथ ए ही होगा। यानी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ए टू एफ में, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ए टू एफ में कितना आया, इसके साइड यानी ए के इक्वल। क्लियर है यहाँ तक? देखिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट ढूंढ लीजिए, आराम से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जो आपको कैलकुलेट में सोचना पड़ेगा वो टाइम के लिए होगा, जो कि टाइम ए टू एफ में क्या करेंगे, तो टाइम का हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो मुझे स्पीड तो पता है, जो कि कांस्टेंट भी है, बस मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ए टू बी जब पार्टिकल गया है तो ए डिस्टेंस टेबल किया है, फिर बी टू सी में ए, फिर सी से डी गया है तो ए डिस्टेंस टेबल किया है, और डी से जब ई गया है तो ए डिस्टेंस टेबल किया है, और जब ई से एफ जाएगा तो कितना करेगा, ए ही करेगा, क्योंकि एक रेगुलर हेक्सागन है और रेगुलर हेक्सागन का सभी साइड इक्वल होते हैं। तो आप देख लीजिए ए से लेकर के एफ तक में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 5a। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो 5a आ गया, और मुझे टाइम कैलकुलेट करना था, तो डिस्टेंस को मैं किससे डिवाइड करूंगा, स्पीड से, जो कि u के इक्वल दे रखा था। अब आपको डिस्प्लेसमेंट पता है ए टू एफ में और टाइम पता है, तो आराम से एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। यानी एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू एफ में अगर मैं बात करूं तो बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ए, और टोटल टाइम कितना आया, 5a डिवाइडेड बाय u। देखिए टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्चुअल पाथ देखना पड़ता है पार्टिकल का, और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता, और फिर उसमें हम स्पीड से डिवाइड करते हैं तो मुझे टाइम मिलता है। समझ में आया? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिखा, जो कि एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जरा सोल्व करिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, u चला जाएगा ऊपर, और ये बन जाएगा u डिवाइडेड बाय 5, ये इतना हो गया मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू एफ। क्लियर है? तो देखिए आज हम लोगों ने जितने सारे क्वेश्चन किया था वो सारे के सारे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को बिल्कुल क्लियर कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग एग्जांपल करने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेगा, क्योंकि वहाँ हम कुछ नया चीज़ भी सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को आज जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया है सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम जो भी एग्जाम्पल करेंगे वो भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ के रखा है उसको आप पहले खुद से सोल्व करके अच्छे से उसको रिवाइज करें, ताकि जो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको आप पीछे वाले से अच्छे से रिलेट कर पाए। देखिए आप जब पीछे रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे पढ़ेंगे आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे, और जहां से आप रिलेट करना बंद करेंगे वहीं से फिजिक्स उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करके रखें, ताकि जो भी हम आगे पढ़ेंगे उसको आप पीछे से भी रिलेट कर सके, क्योंकि सारा का सारा फिजिक्स एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है। ठीक है? बस आपको रिलेट करना आना चाहिए। कोई बात नहीं, आपको नहीं भी आएगा रिलेट करना, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं आपको रिलेट करना बिल्कुल सिखा दूंगा। बस आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको थोड़ा बहुत आप अपने माइंड में बिल्कुल रिवाइज करके रखें। क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक जो भी था आप खुद से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।